स्टूडेंट्स, मैं हूं मितेश राणा, आपका फिजिक्स एजुकेटर। तो यार आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि अर्थ जो है उसके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमने के लिए टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर। ओके, और अगर कोई ये सैटेलाइट अगर इस तरीके से घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर है, तो उसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये कैसे है समझो। तो मान लो कि मैंने एक अर्थ के ऊपर ये इंसान को एक बिठा दिया है। ठीक है, अब ये यहां से r डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है उसको दिख रहा है, और उसको देखने से हर बार उसको सैटेलाइट वहां पर ही दिख रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि सैटेलाइट अपनी जगह पर ही है, स्टेशनरी है वो। हालांकि अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो गोल घूम रही है और उसको घूमने के लिए 24 आवर लगते हैं, और ये सैटेलाइट पे है वो भी घूम रहा है लेकिन उसको घूमने के लिए भी 24 आवर लगते हैं। ठीक है, लेकिन इसको तो और देखने से हर बार क्या लगता है वो उसके सामने ही है। मतलब कि दोनों को ऐसा, ये हुआ अर्थ के सामने जो बैठा हुआ ये इंसान, और ये हुआ सैटेलाइट, दोनों को घूमने के लिए ऐसे टाइम पीरियड क्या था, कितना होगा? 24 आवर। तो इसको हर बार ऐसा ही लगेगा कि प्लैनेट उसके सामने ही है, मतलब जो सैटेलाइट है उसके सामने ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसको अगर हम कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर रखेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर हमने उसको ज्यादा डिस्टेंस पर रखा तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं बोला जाएगा, और अगर उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर भी रखा तो भी इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा ये काम। समझो कि ये जो अर्थ है उसके मास को मैंने यहां लिखा हुआ है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और ये जो सैटेलाइट है उसके मास को मैंने लिखा हुआ है स्मॉल m। तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो r है, तो क्या कुछ फोर्स लगेगा यहां पर? तो मैं लिखूंगा फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ अर्थ मास अपॉन r स्क्वायर। तो ये फोर्स इस दोनों के बीच में लगेगा। लेकिन आपको पता है कि फोर्स कभी अकेला जनरेट नहीं होता, दो फोर्स साथ में पैदा होते हैं। तो इस दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो तो ये रहा, लेकिन यहां से एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लगेगा, है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? वो होगा mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये दोनों फोर्स जो है वो एक साथ पैदा होंगे, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात कि ये जो सैटेलाइट है वो कहां घूमेंगे? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमेंगे। ओके, तो ये दो जो फोर्स पैदा हो रहे हैं इसकी वैल्यू मैंने लिखी यहां पर, इक्वेशन लिखे mv स्क्वायर अपॉन r और इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल की g मास ऑफ अर्थ मास अपॉन r स्क्वायर। यहां पर मैंने लिखा है v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा? r ओमेगा। तो इस वाले इक्वेशन के अंदर अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू r ओमेगा लिखूं यहां पर, तो क्या होगा? देखो, r का भी स्क्वायर और ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो लिखा हुआ है ये येलो कलर से लिखा हुआ है, देखो v की बदले v स्क्वायर के बदले क्या लिखा है? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखोगे तो आपका ये मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल m कैंसिल हो गया, यानी स्मॉल m कैंसिल हुआ, उसका मतलब ये बन रहा है कि वो सैटेलाइट कितने भी मास का है वो मैटर नहीं करता, डिस्टेंस मैटर करता है। ठीक है, तो मास तो कैंसिल ही हो गया। दूसरी बात कि यहां पर अगर r कैंसिल कर दे हम एक, और ये r स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो r क्यूब की कुछ वैल्यू मिलेगी, और ये r क्यूब की वैल्यू मिलेगी हमें g मास ऑफ अर्थ अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इतनी वैल्यू मिलेगी। अब ये जो r क्यूब है इसकी जो वैल्यू मिली, इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 2π/d, क्योंकि हमें टाइम पीरियड को इंट्रोड्यूस करना है, तो 2π/d रखेंगे। तो यहां पर अगर 2π/d लिखेंगे हम तो क्या होगा? ओमेगा का स्क्वायर है तो क्या होगा? 4π स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टी आएगा तो ऊपर जाने की वजह से ये फॉर्मूला बनेगा। ओके, यहां पर जो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला है इसके अंदर ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे हम 6.67 × 10⁻11। दूसरा, यहां पर मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मास है उसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड की वैल्यू लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ये r की वैल्यू मिलेगी। और r क्या है यहां पर? तो जो अर्थ है उसका जो सेंटर है
सेंटर से वो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल आर बोलेंगे। और जो अर्थ का सेंटर है वहां से सरफेस तक का डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब हमें यह पता लगाना है कि सैटेलाइट को हम कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, कितनी हाइट पर रखेंगे, जिसकी वजह से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनेगा। तो अगर हमें हाइट चेक करनी है तो हाइट तो क्या होगी, अर्थ की सरफेस से होगी, इतना है ना, ये हाइट होगी। तो ये हाइट कैसे मिलेगी, तो हाइट मिलेगी ये जो आपका आर है माइनस आर ही करोगे, यानी कि ये स्मॉल आर है माइनस रेडियस ऑफ अर्थ करोगे तो आपको हाइट मिलेगी। यानी कि ये जो स्मॉल आर है हमने चेक कर लिया कि इतना आ रहा है वो, यानी कि 42,260 आंसर आएगा ये सब वैल्यू पुट करने से। ठीक है, तो सैटेलाइट को सेंटर से इतने डिस्टेंस पर रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम अगर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू माइनस कर दे, यानी कि इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू हुई ये और माइनस हमने किया 6400 किलोमीटर, तो आपको मिलेगा डिस्टेंस 35,860 किलोमीटर। यानी कि अर्थ की सरफेस से इतने डिस्टेंस पर अगर सैटेलाइट रखा जाएगा तभी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाएगा। दूसरी बात कि यूज कहां पर होता है, इसका यूज क्या है, तो यूज एक तो होता है वो कम्युनिकेशंस के अंदर, ठीक है, और दूसरा यूज होता है ये जीपीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, जीपीएस सिस्टम के अंदर। तो होप आपको पूरा वीडियो कंप्लीटली समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।